नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश। दोस्तों, आज हम भाषा, लिपि, बोली तथा व्याकरण के बारे में जानेंगे, किसे कहते हैं ये। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको मेरा काम पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि आगे भी मेरे वीडियोज़ आप देख पाएँ तो इसके लिए आप वहाँ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब का बटन, उसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर घंटी के बटन को भी दबाना न भूलिएगा और घंटी के बटन दबाने के बाद वहाँ ऑल पर जाकर क्लिक कर देंगे, तब मेरी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद। तो आइए हम शुरू करते हैं भाषा, लिपि, बोली तथा व्याकरण को जानना। तो सबसे पहले भाषा क्या होती है? तो दोस्तों, भाषा मन के भावों को प्रकट करने का माध्यम है। हम अपने मुख से जो कुछ भी सार्थक बोलते हैं वह भाषा है। तो मन के भावों को प्रकट करने का माध्यम होती है भाषा। और मन के भाव यानी वो भाव सिर्फ मानव मन के ही होंगे। इसका मतलब ये है कि आप जानते ही हैं, हम लोग सामान्यतः जीवन में प्रयोग करते हैं कि पशु पक्षियों की भी एक भाषा होती है। वो भी ध्वनि निकाल कर कुछ बात अपनी कहते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं आपस में। किंतु व्याकरण के अंतर्गत हम जिस भाषा का अध्ययन करते हैं वो भाषा होती है मानव मुख से निकलने वाली, और वो भी सार्थक। यहाँ सार्थक जो शब्द है इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मनुष्य भी बहुत सी बातें ऐसी करता है जो निरर्थक होती हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं समझ में आता। तो सार्थक होना ज़रूरी है। तो मानव मुख से निकलने वाली जो भी सार्थक चीज़ें हैं, बातें हैं, वो सभी भाषा कहलाती हैं। तो भाषा जो शब्द है, भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। तो धातु जो है वो क्रिया का मूल रूप होता है। धातु में ही ना प्रत्यय लगाकर हम क्रियाएं बनाते हैं। जैसे पढ़ में ना लग गया तो पढ़ना। तो धातु समझ में आ गया होगा आपको। तो भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। अब आइए इस आधार पर हम भाषा की परिभाषा भी देख लेते हैं। तो परिभाषा है कि शब्दों द्वारा विचारों के आदान प्रदान के साधन या माध्यम को भाषा कहा जाता है। तो शब्दों द्वारा हम जब विचारों का आदान प्रदान करते हैं और उस आदान प्रदान का जो साधन होती है या जो माध्यम होता है वो भाषा होती है। तो भाषा जैसे देख लीजिए, हिंदी है, अंग्रेज़ी है, बांग्ला है, इत्यादि ये भाषाएं हैं। आइए अब हम जानते हैं भाषा के रूप को। तो भाषा के मुख्यतः दो रूप माने जाते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यह मौखिक भाषा क्या होती है? तो भाषा का वह रूप जो मौखिक होता है, यानी मुंह से जिसे हम प्रयोग में लाते हैं जिसको। तो मौखिक रूप होता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात जब हम बोलकर अपने मन के भाव या विचार को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वह होती है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा जो है वो भाषा का मूल रूप होता है। इसका अर्थ ये है कि मौखिक भाषा ही जो है मुख्यतः भाषा होती है। लिखित भाषा के बिना भी भाषा जीवित रह सकती है। हालांकि लिखित भाषा जो है भाषा को दीर्घस्थायी बनाती है, दीर्घजीवी बनाती है। किंतु अगर मौखिक भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या अगर रहती है, बोलने वाले लोग अगर जीवित रहते हैं, तो मौखिक भाषा भी चलती आती है। जैसा कि आप जानते हैं, जो वेद हमारे हैं, वे वेदों को हम श्रुति कहते हैं, क्योंकि वेद एक लंबे समय तक मौखिक रूप में ही परंपरागत रूप में चले आए। तो उसकी भाषा जो है हमारे पास वो आई शुरुआत में मौखिक रूप में, बाद में उसे लिखित रूप दिया गया। तो मौखिक भाषा जो है वो भाषा का मूल रूप है। भाषा का जन्म मौखिक रूप से ही होता है। लिखित भाषा का जन्म तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन मनुष्य ने बोलना बहुत पहले सीखा था। ठीक है। और दूसरी बात इसकी क्या है कि यह मानव को सहज ही प्राप्त हो जाती है। सहज प्राप्त होने का मतलब क्या है? भाषा के लिए हमें उस तरह से विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है।
भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि हर मनुष्य जो है जन्म लेता है, उसके मस्तिष्क में जो है एक वैश्विक व्याकरण होता है जिसको यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि वो संसार की कोई भी भाषा सीख सकता है। उस परिवेश में उस भाषा के बोलने वाले लोगों के बीच अगर उसे डाल दिया जाए तो वो सीख सकता है संसार की हर भाषा। तो यह जो है मानव को सहज रूप में प्राप्त हो जाती है। बच्चा जो है सुन सुनकर अपने आसपास के लोगों को, अपनी माता पिता और दूसरे लोगों को सुन सुनकर वो जो है भाषा सीख जाता है अपने आप, उसे विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो ये सहज रूप में मनुष्य को प्राप्त होती है, हर मनुष्य बोल पाता है अगर उसकी वाक इंद्रियां जो उसके गले में है, वाक इंद्रियां अगर वो विकसित हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है, तो वो भाषा प्रयोग कर पाता है, बोल पाता है। और दूसरी बात क्या है यहाँ कि यह लिखित भाषा की तुलना में अधिक परिवर्तनशील होती है। तो मौखिक भाषा लिखित भाषा की तुलना में अधिक परिवर्तनशील होती है। इसका अर्थ यह है कि मौखिक भाषा जो है, चूँकि उसका लिखित रूप उसका लिखित रूप होता नहीं है, वो मौखिक ही प्रयोग में आती है। इस कारण से अलग अलग परिवेश में, अलग अलग स्थान की स्थितियों के कारण से, विभिन्न कारणों की वजह से जो है उसमें परिवर्तन अत्यंत शीघ्र रूप में होते हैं। जबकि लिखित भाषा क्या है, वो शीघ्र परिवर्तनशील नहीं होती है। एक तरह से भाषा को स्थायित्व देने में लिखित भाषा का योगदान होता है। तो मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा की तुलना में अधिक परिवर्तनशील होती है। दूसरा देखते हैं हम लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो जब हम अपने मन के भावों को लिख कर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। वही बात है, वही भाषा है, लेकिन जब हम उसे लिख कर प्रयोग करेंगे तो वो लिखित भाषा कहलाएगी। तो लिखित भाषा में क्या रहता है, कुछ ध्वनि चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं लिखित भाषा में। इन्हें हम अक्षर या फिर अक्षर समूह कहते हैं। अ, आ, क, ख, ग, घ ये सब जो हैं ये अक्षर हैं। इन अक्षरों के समूह को हम वर्णों में विभाजित कर देते हैं, स्वरवर्ण, व्यंजन वर्ण। आइए अब देखते हैं उपर्युक्त रूपों के अलावा भी कई रूप होते हैं भाषा के। तो हमने दो रूप देखे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसके अलावा भी और रूप होते हैं भाषा के। मातृभाषा पहला, दूसरा राष्ट्रभाषा, तीसरा राजभाषा। तो मातृभाषा क्या हुई, मातृभाषा यानी हमारे घर में जो बोली जाती है, हमारी माँ जो भाषा बोलती है घर में, और घर की जो भाषा होती है वो मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा हमारे सबसे निकट होती है, हम सबसे निकट रूप से जुड़े होते हैं उससे। दूसरी आ गई राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा वो है जिसमें पूरा राष्ट्र आपस में अपने मन के भाव विचारों को आदान प्रदान करता है। तो सामान्यतः बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हिंदी जो है हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, किंतु ऐसा नहीं है। बहुत सारे राज्य हैं जहां हिंदी बोली ही नहीं जाती। ठीक है, इसके बाद आते हैं राजभाषा। तो राजभाषा वह होती है जो सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाई जाती है। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। तो हिंदी राजभाषा है भारत की, किंतु केवल हिंदी ही राजभाषा नहीं है, अंग्रेज़ी है, और अंग्रेज़ी के साथ साथ अन्य क्षेत्र की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वे भी उस क्षेत्र की राजभाषा हैं। हर राज्य जो है अपने क्षेत्र की राजभाषा में भी काम करता है, अंग्रेज़ी के साथ साथ अपने क्षेत्र की जो भाषा है उसकी उस भाषा में कामकाज करता है। इस तरह से लगभग 22 जो है राजभाषाएं हैं हमारे देश में। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं लिपि को जानते हैं। लिपि क्या होती है। तो लिपि की परिभाषा है कि मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो मौखिक ध्वनि यानी जो ध्वनि हम मुंह से निकाल रहे हैं उन्हें जब हम लिख कर प्रस्तुत करेंगे, प्रकट करेंगे, तो वो लिखित रूप ही लिपि होगी। जिस प्रकार से हम लिख पाएँ, जिस तरह से हम लिखेंगे उसको लिपि कहा जाएगा। तो अलग अलग भाषाओं को लिखने की लिपियाँ अलग अलग होती हैं। प्रत्येक भाषा की एक अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, जिस लिपि में उसे लिखा जाता है। लिपि को इंग्लिश में हम स्क्रिप्ट कहते हैं। तो लिपि के कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं कि एक लिपि एकाधिक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यानी एक लिपि का प्रयोग कई सारी भाषाओं के लिए हो सकता है, किंतु
एक भाषा को कई लिपियों में लिखना एक बहुत बड़ी समस्या है। एक भाषा को, जैसे मान लीजिए हिंदी भाषा हुई, तो हिंदी भाषा को हम उस लिपि में लिखें, अगर बंग लिपि में लिखें तो कई सारी दिक्कतें आ जाएंगी। उसी तरह से बंगला भाषा को अगर हम देवनागरी लिपि में लिखने की कोशिश करें तो वहाँ भी उच्चारण की दृष्टि से कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो क्या हुआ, एक लिपि कई भाषाओं के लिए प्रयोग में लाई जाती है, किंतु एक भाषा को कई लिपियों में लिखना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो नीचे कुछ भाषाएं दी जा रही हैं और उनकी लिपियां बताई जा रही हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे हिंदी और संस्कृत, ये जो दो भाषाएं हैं, इसके अलावा नेपाली भाषा भी जो है उसकी लिपि क्या है, देवनागरी। फिर पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि है गुरुमुखी। अंग्रेज़ी, रूसी और जर्मन भाषा जो है उसकी लिपि होती है रोमन। और चीनी भाषा की लिपि चित्रलिपि होती है। देखिए, चीनी भाषा की लिपि सबसे अलग है एकदम, क्योंकि चीनी भाषा में अक्षर नहीं होते हैं, वर्ण नहीं होते हैं, वहाँ जो है कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ चित्र होते हैं, उन चित्रों के ही अर्थ होते हैं। तो चीनी भाषा जो है पूरी तरह से एक चित्र भाषा होती है, उसकी लिपि है चित्रलिपि। इसके बाद हम आगे देखते हैं बोली। बोली किसे कहेंगे? तो दोस्तों, बोली की परिभाषा है एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। स्थानीय रूप पर ध्यान दीजिएगा, यानी एक भाषा है, उस भाषा को एक विशेष स्थान में बोलने वाले लोग जो हैं भिन्न तरीके से बोलते हैं उसको, तो वो होती है बोली। जैसे हिंदी भाषा है, किंतु हिंदी भाषा की 19 या इससे भी कुछ अधिक बोलियां हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में उनके बोलने के ढंग बदल जाते हैं। जैसे राजस्थान में अगर जाएं तो राजस्थान में जो हिंदी बोली जाएगी तो वहाँ की जो हिंदी बोली जाती है उसको हम राजस्थानी हिंदी कहते हैं। उसी तरह से बिहार में जो हिंदी बोली जाती है वह बिहारी हिंदी है, और बिहारी हिंदी के कई रूप हैं, भोजपुरी है, मैथिली है। तो ये हो गई बोली। बोली की परिभाषा, यानी बोली क्या है, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। तो इस पर ध्यान देने वाली बातें हैं कुछ, कि क्या है, बोली को हम कैसे पहचानेंगे। तो बोली में क्या है, साहित्य रचना नहीं होती, साहित्य नहीं लिखा जाता, कविता, कहानी और दूसरी चीज़ें जो हैं विधाएं साहित्य की, वो लिखी नहीं जाती हैं, वो बोली होती है। और उसमें सरकारी कामकाज भी नहीं होता है, सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ये प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो ये बोली की विशेषता है, ठीक है। किंतु हमें ये ध्यान रखना होगा कि बोली अगर अपना क्षेत्र विस्तार कर ले, अर्थात उसमें साहित्य रचना होने लगे और आगे जाकर शायद उसमें कामकाज भी होने लगे सरकारी, तो बोली क्या है, भाषा का दर्जा पा सकती है। वर्तमान में जो है हम देखते हैं, इसका उदाहरण क्या है, भोजपुरी पहले हिंदी की एक बोली थी, हिंदी की एक बोली के रूप में स्वीकार किया जाता था, किंतु अब वह भाषा का दर्जा पा चुकी है, क्योंकि उसमें विपुल साहित्य लिखा गया है। इसी तरह प्राचीन काल में पहले अवधी और ब्रज भाषा, ये हिंदी की बोलियां हैं आज, लेकिन कभी ये भाषा हुआ करती थी। भाषा से पहले जब वो भाषा बनी, भाषा बनने के पहले वे बोलियां थी, किंतु मध्यकाल में वो क्या हो गई, साहित्य की भाषा हो गई और बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गई, लगभग संपूर्ण भारत में उसका प्रसार हुआ। तो इस कारण से वो भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। किंतु जब खड़ी बोली का विकास होने लगा तो धीरे धीरे वह भाषा के स्तर से नीचे आ गई और फिर से बोली के रूप में मानी जाने लगी। किंतु भोजपुरी जो है बोली रही है आज तक हिंदी की, किंतु अब वो एक भाषा के रूप में जानी जाती है। आइए अब हम व्याकरण को जानते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं? तो किसी भी भाषा के नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। यानी व्याकरण में किसी भी भाषा के नियम, यानी वो भाषा, उसके विभिन्न रूप, उसके विभिन्न अंग हैं, किस तरह से उनका जन्म हुआ, कैसे विकास हुआ, किस रूप में उसको प्रयोग किया जाता है, उसके नियम वगैरह सब रहते हैं व्याकरण में। तो व्याकरण क्या है? वह शास्त्र है जिसमें किसी भाषा के नियमों की जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो जैसे देखते हैं हम, हिंदी अगर भाषा है, हिंदी भाषा का अगर व्याकरण है, हिंदी भाषा के
प्रयोग के नियम वगैरह जिसमें रहते हैं तो उसे हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। उसी तरह अंग्रेज़ी भाषा का व्याकरण होगा अंग्रेज़ी व्याकरण। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि व्याकरण जो शब्द है वो बना है वी युक्त आ युक्त करण से। इन तीनों के योग से बना है व्याकरण शब्द, जिसका अर्थ होता है भली प्रकार से समझना, अर्थात किसी भाषा को भली प्रकार से समझना, अच्छी तरह से समझना। देखिए, भाषा तो हम लोग सीख जाते हैं अपने घर परिवार में रहते हुए ही। 5 साल होते होते बच्चा लगभग जो है अपनी भाषा का अधिकांशतः सीख जाता है बोलना, अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सीख जाता है और उसके आगे और तेज़ी से वो बढ़ता है। किंतु जो उसने सीखा है बोलना, उसके आसपास जो लोग हैं, ये तो ज़रूरी नहीं कि वे शुद्ध भाषा का ही प्रयोग करते हों। बहुत सारी अशुद्धियाँ हो सकती हैं, उच्चारण की अशुद्धियाँ हो सकती हैं, या व्याकरणिक जो चीज़ें हैं, व्याकरणिक रूप, उनके गलत प्रयोग, उनके स्थानों गलत स्थानों में उनका प्रयोग, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनभिज्ञ रहते हैं, तो वो जाकर बाद में वो सीखते हैं। ठीक है, तो भली प्रकार से समझना है अगर हमें किसी भाषा को, तो उसके व्याकरण को जानना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात क्या है इसमें कि व्याकरण में क्या क्या हम पढ़ते हैं, तो व्याकरण में वर्णों के बारे में पढ़ा जाता है, शब्दों के बारे में, पद के बारे में और वाक्यों के बारे में पढ़ा जाता है। तो क्या पढ़ा जाता है व्याकरण में? वर्ण, शब्द, पद तथा वाक्य। और इनके बारे में हम किन चीज़ों को जानते हैं? इनकी प्रकृति को जानते हैं, इनकी रचना कैसे हुई इसको जानते हैं, तथा इनके प्रयोग कैसे होते हैं, इनके प्रयोगों के बारे में हमें जानकारी दी जाती है। तो व्याकरण के बारे में ये सारी चीज़ें होती हैं। आइए अब हम देखते हैं व्याकरण के अंग जो हैं, कौन कौन से अंग हैं व्याकरण के। तो व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग होते हैं, यानी इन 4 अंगों के सहयोग से ही संपूर्ण व्याकरण की रचना होती है। यानी व्याकरण में ये जो 4 अंग हैं, यही 4 व्याकरण के संपूर्ण भाग को समेटे हुए हैं। तो पहला है कौन सा? पहला अंग है वर्ण विचार, यानी इनमें वर्णों के बारे में पढ़ा जाता है, वर्णों के आकार के बारे में, उनके उच्चारण के बारे में, उनका वर्गीकरण, किस किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाए। जैसे जो है हम जो है इसके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर उसको हम स्वर वर्ण, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, फिर उनको जो है वर्ण को स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों में बांटते हैं। तो ये उनके वर्गीकरण हो जाएंगे। उनका संयोग, आपस में मिलना किस रूप में होता है, संधि के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो इन सब नियमों के बारे में उन पर विचार किया जाता है, उसकी जानकारी दी जाती है हमें। फिर इसके बाद है दूसरा अंग व्याकरण का शब्द विचार। तो शब्द विचार के अंतर्गत शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, देशज है, विदेशी है, रूढ़ है, यौगिक है, तो इस तरह से रहता है उसमें व्युत्पत्ति, यानी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके रूप कौन कौन से हैं, भेद कितने हैं शब्दों के, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। इसके अलावा लिंग, वचन, काल, काल यानी समय, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये सब होता है। इसके अलावा उनका विकास कैसे हुआ, शब्दों का विकास। विकास के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि वो जो शब्द आज जो प्रयोग में आ रहे हैं भाषा में, वो उस रूप में आए कहाँ से, कैसे आए। जैसे एक शब्द है संस्कृत का अग्नि, तो अग्नि जो शब्द है वो धीरे धीरे रूप बदलकर आज आग के रूप में कैसे आया, अग्नि से अग्नि बना, अग्नि से आग हुआ। तो इसके विकास को हम देखते हैं। फिर उन शब्दों के अर्थ को भी ध्यान में रखते हैं, अलग अलग तरह के अर्थ हो सकते हैं उसके अलग संदर्भों में। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन होता है शब्द विचार में। अब तीसरा व्याकरण का अंग है पद विचार। तो पद विचार के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? पदों के भेद हैं, शब्दों के उसके भेद, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी रचना कैसे हुई, इन सब से संबंधित जानकारियाँ उसमें दी जाती हैं। चौथा है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में हम वाक्य के भेदों को जानते हैं, वाक्य के अलग अलग तरह के भेद हैं। ठीक है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये रचना के आधार पर हुए। इसके अलावा अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं इसके। तो इनके भेदों को हम जानते हैं, कैसे उत्पत्ति हुई इसको जानते हैं, इसकी रचना कैसे हुई, इन सब से संबंधित नियमों को हम अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया आज के लिए भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और चलते चलते एक बार और आपसे विनती करता हूँ कि
मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और चाहते हैं कि मैं आगे भी इस तरह के वीडियो आपको दे पाऊँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।